दोस्तों आज हम लोग साइंस और टेक का जो PT 365 आता है उसको पढ़ेंगे। चलिए, ये विषय सूची रहा। इस पर जैव प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है और सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से रिलेटेड आर्टिकल है, स्वास्थ्य से रिलेटेड आर्टिकल है, वैकल्पिक ऊर्जा है, रक्षा है और भी कुछ मिसेलेनियस टाइप के हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से ही जो आर्टिकल हैं इनको पहले कवर करेंगे। सुर्खियों में क्यों? भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग यानी कि जीई तकनीक का उपयोग करके पहली कम तीखी गंध वाली सरसों की एक नई किस्म विकसित की है। अन्य संबंधित तत्व, सरसों की यह नई किस्म कम तीखी गंध वाली है। इसका कारण यह है कि इसमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होती है। यह मात्रा स्वीकृत कैनोला क्वालिटी लेवल 30 भाग प्रति मिलियन या ppm शुष्क भार के अनुरूप है। हालांकि ग्लूकोसिनोलेट का उच्च स्तर इसे बेस्वाद व सख्त बनाता है तथा पशुओं में घेंघा और आंतरिक अंग असामान्यताओं का कारण बनता है। सरसों की इस किस्म का उत्पादन क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग करके किया गया है। इस किस्म को उच्च उपज वाली भारतीय सरसों की किस्म वरुणा के जीन में एडिटिंग करके विकसित किया गया है। यह पौधों को रोगजनकों, जानवरों आदि से भी बचाता है। भारतीय सरसों में 120 से 130 ppm ग्लूकोसिनोलेट होता है। जीनोम एडिटिंग के बारे में, जीनोम एडिटिंग के जरिए सजीवों जैसे पादप, बैक्टीरिया और प्राणी के डीएनए में कुछ बदलाव किए जाते हैं। डीएनए को एडिट करने से शारीरिक लक्षणों जैसे आँखों के रंग में बदलाव और अन्य बीमारी का खतरा भी कम हो सकता है। इसके तहत बदलाव करने के लिए साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस का उपयोग किया जाता है। इन बदलावों में कुछ संख्या में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, उनमें से कुछ को हटाना या प्रतिस्थापित करना शामिल होता है। एसडीएन का तात्पर्य अनुवर्ती जीनोम एडिटिंग को प्रभावित करने के लिए डीएनए तंतुओं को द्विखंडित करने की पद्धति से है। इस प्रक्रिया को संपादन की प्रकृति के आधार पर 3 श्रेणियों SDN1, SDN2 और SDN3 में विभाजित किया जाता है। SDN1 और SDN2 दोनों में बाहरी एलियन आनुवंशिक सामग्री का प्रवेश नहीं कराया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो फसल प्राप्त होती है उसका पारंपरिक फसल किस्मों से भेद कर पाना मुश्किल होता है। दूसरी ओर SDN3 प्रक्रिया में बाहरी विदेशी मूल के जीन का प्रवेश कराया जाता है। इस संबंध में उपयोग की जाने वाली अन्य विधि क्रिस्पर तकनीक है। जीनोम एडिटिंग की अन्य तकनीकों में शामिल है जिंक फिंगर न्यूक्लियस और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस टैलेंस। तो क्रिस्पर तकनीक कैसे कार्य करती है? Cas9 प्रोटीन कोशिका में गाइड आरएनए के साथ मिलकर Cas9 आरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यह कॉम्प्लेक्स एक स्पेसर पीले खंड के रूप में दर्शाया गया है से सटे एक मैचिंग जीनोमिक डीएनए अनुक्रम से जुड़ता है। Cas9 गाइड आरएनए, Cas9 आरएनए कॉम्प्लेक्स डीएनए के दोहरी लड़ियों डबल स्ट्रैंड को काटता है। प्रोग्राम डीएनए को इन कटे हुए हिस्सों से जोड़ दिया जाता है। प्रोग्राम्ड डीएनए आनुवंशिक रूप से संशोधित सजीवों के विपरीत जीन एडिटिंग के तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए मौजूदा आनुवंशिक सामग्री में संशोधन किया जाता है। गुणवत्ता में सुधार के लिए जीएमओ में ट्रांसजीन विदेशज जीन शामिल किए जाते हैं। जीएम फसलों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से पर्यावरण मंजूरी हासिल करना अनिवार्य होता है।
GEAC को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। मुख्य उपयोग: जीनोम एडिटिंग, स्वास्थ्य, आनुवंशिक रोगों का इलाज, सिंथेटिक बायोलॉजी, कस्टम डिजाइन वाली विशेषताओं के साथ जीवों को तैयार करना, कृषि, कीट प्रतिरोधी फसलें, सूखे की स्थिति को सहने में सक्षम फसलें आदि, जैव विविधता का संरक्षण, इंडेंजर्ड प्रजातियों के जीनोम को संशोधित करना, संबंधित घटनाक्रम एवं अवधारणाएं, जीएम फसलें, जीएम फसलों में अन्य प्रजातियों के जीन कृत्रिम रूप से शामिल किए जाते हैं। बीटी, बैसिलस थुरिनजिनिसस कपास, यह आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल या ट्रांसजेनिक फसल है। इसमें मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थुरिनजिनिसिस यानी बीटी के जीन को शामिल किया गया है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है जो बालवाम कीटों के लिए विषाक्त होता है। बीटी कपास एकमात्र जीएम फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इसने पिंक बॉलवर्म कीट के खिलाफ अपनी प्रभावकारिता खो दी है। हाल ही में GEAC ने राज्यों में एक नए प्रकार के ट्रांसजेनिक कपास के बीज का परीक्षण करने के लिए कहा है। इसमें Cry2AI जीन शामिल है जो कपास को पिंक बॉलवर्म के लिए प्रतिरोधी बनाता है। बीटी कपास में बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 तकनीकों का उपयोग किया गया है। 2012 में बीटी बैंगन की खेती की कोशिश की गई, लेकिन इसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। जीएम मस्टर्ड धारा, मस्टर्ड हाइब्रिड 11 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ट्रांसजेनिक सरसों की एक किस्म है। इस किस्म में 2 बाहरी जीन्स बार्नेज और बारस्टार को शामिल किया गया है। इन्हें मिट्टी के पाए जाने वाले बैसिलस एमाइलोलिक्वेफेसियंस नामक जीवाणु से लिया गया है। DMH11 का निर्माण सरसों की 2 किस्मों वरुणा और अर्ली हीरा 2 को मिलाकर अर्थात संकरण किया गया है। DMH11 एक ट्रांसजेनिक फसल है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रजातियों के बाहरी जीन का उपयोग किया जाता है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ERT, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया की पहली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को मंजूरी दी है। इस थेरेपी का नाम एडजीनमा है। यह पहला रिकॉम्बिनेंट आनुवंशिक रूप से संशोधित प्रोटीन उत्पाद है। इसे ऑन डिमांड ERT के लिए मंजूरी दी गई है। इससे कंजेनिटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा नामक एक दुर्लभ ब्लड क्लॉटिंग विकार का इलाज किया जाएगा। जिन व्यक्तियों में एंजाइम की कमी होती है या फिर वह ठीक से कार्य नहीं कर रहा होता है, उन्हें ERT के तहत रिप्लेसमेंट एंजाइम दिया जाता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RDNA टेक्नोलॉजी, यह पादपों की विभिन्न प्रजातियों में प्राणियों में पादपों तक और सूक्ष्म जीवों से बड़े जीवों तक जीन को स्थानांतरित करना संभव बनाता है। जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी GDT सुर्खियों में क्यों? जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी पर आधारित परीक्षण के तहत मच्छरों की आबादी में काफ़ी कमी लाने में सफलता देखी गई है। इसके तहत मादा मच्छरों की जनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। GDT के बारे में, GDT एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इस तकनीक में मेंडेलियन वंशानुक्रम के निर्धारित नियमों को बदलने के लिए जीन में संशोधन किया जाता है। सरल शब्दों में, जीन ड्राइव एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इस तकनीक के जरिए जीन को संशोधित किया जाता है, जिसके चलते निर्धारित जीन आनुवंशिक रूप से वंशक्रम में शामिल हो जाते हैं।
मेंडेलियन वंशानुक्रम वस्तुतः माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों के संतान में स्थानांतरित होने के पैटर्न को संदर्भित करता है। जीन ड्राइव में 3 प्रमुख घटक होते हैं: जीन, डीएनए को काटने के लिए Cas9 एंजाइम, और क्रिस्पर अर्थात रिपीटेटिव डीएनए अनुक्रम। इन 3 घटकों के जरिए एन्कोड की गई आनुवंशिक सामग्री को मूल जीन के स्थान पर जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है। इससे जोड़े हुए गए जीन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिससे ये जीन तेजी से आबादी में फैल जाते हैं। सामान्य वंशानुक्रम: परिवर्तित जीन फैलता नहीं है। जीन ड्राइव वंशानुक्रम: परिवर्तित जीन सदैव वंशानुगत होता है। मुख्य उपयोग: जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जीडीटी का वेक्टर जनित बीमारियों पर नियंत्रण। जीडीटी का उपयोग मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। कृषिगत कीटों पर नियंत्रण: जीडीटी का उपयोग कृंतकों जैसे आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। जीनोम अनुक्रमण सुर्खियों में क्यों? वैज्ञानिकों ने लॉन्ग रीड जीनोम अनुक्रमण तकनीक के जरिए वाई गुणसूत्र को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। जीनोम अनुक्रमण के बारे में: डीएनए के स्ट्रैंड में क्षार युग्मों के सटीक क्रम का पता लगाना ही अनुक्रमण या सीक्वेंसिंग कहलाता है। यानी एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन तथा थायमिन, ग्वानिन और थायमिन का क्रम जानना, जो किसी जीव का डीएनए बनाते हैं। जीनोम किसी सजीव के डीएनए का पूरा सेट होता है। इसमें सभी गुणसूत्र शामिल होते हैं, जिनमें डीएनए और जीन डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं। जीनोम अनुक्रमण के लिए लॉन्ग रीड तकनीक के अलावा शॉर्ट रीड तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। शॉर्ट रीड तकनीक शॉर्ट रीड अनुक्रमण: इसमें अनुक्रमण करने से पहले जीनोम को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। इन खंडों में आमतौर पर 50 से 30 क्षार युग्म होते हैं। इस तकनीक का उपयोग बहुलता वाले विशिष्ट अनुक्रमों की गणना करने और डीएनए अनुक्रम की विशिष्ट प्रतियों के बारे में जानने आदि के लिए किया जा सकता है। लॉन्ग रीड अनुक्रमण: इसमें डीएनए को खंडों में विभाजित किया जाता है और इन खंडों की अनुक्रमण के लिए टैगिंग की जाती है, ताकि प्रत्येक खंड को ट्रैक किया जा सके। हालांकि इन खंडों की लंबाई शॉर्ट रीड अनुक्रमण के खंडों से अधिक होती है, इसलिए इसमें क्षार युग्म की संख्या भी अधिक होती है। अतः इसके तहत डीएनए के बड़े खंडों का अनुक्रमण किया जाता है। इस तकनीक की सहायता से डीएनए के बड़े बड़े खंडों से प्राप्त अनुक्रमण संबंधी नतीजों को एक पूर्ण डीएनए अनुक्रम में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। साथ ही यह तकनीक अनुक्रमण के दौरान वाई गुणसूत्र के जीन की रिपीटेटिव प्रकृति और वियर्ड लूप संबंधी समस्या का भी समाधान आसानी से कर लेती है। एरियल मेटाजीनोमिक्स: जीनोम का प्रत्यक्ष आनुवंशिक विश्लेषण में हवा में एकत्र किए गए माइक्रोबियल नमूनों की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्र के बारे में: गुणसूत्र या क्रोमोसोम डीएनए के एकल अणु और प्रोटीन से बनी धागे जैसी संरचना होती है। इनका मुख्य कार्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जीनोमिक जानकारी को पहुंचाना। गुणसूत्र वस्तुतः पादपों और प्राणियों, मनुष्यों सहित में कोशिकाओं के केंद्रक या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। मनुष्यों में 22 युग्म में अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं और एक युग्म लिंग निर्धारक गुणसूत्र XX या XY
का होता है, अर्थात मनुष्यों में कुल मिलाकर 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। वाई गुणसूत्र के बारे में, वाई अंतिम मानव गुणसूत्र है जिसे एक सिरे से दूसरे सिरे या टेलोमेयर टी टू टी तक अनुक्रमित किया गया है। टेलोमेयर डीएनए अनुक्रमों तथा प्रोटीन से बनी ऐसी संरचनाएं हैं जो गुणसूत्र के सिरों पर पाई जाती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। वाई गुणसूत्र पुरुषों में होता है। वाई गुणसूत्र में SRY जीन होते हैं। क्रोमोसोम की संरचना, कोशिका ऐसी होती है, केंद्रक ऐसा होता है, क्रोमोसोम ये ऐसे होते हैं और सेंट्रोमियर ऐसा होता है और टेलोमेयर ये होता है और ये DNA होता है, जीन। वाई गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र में काफ़ी मात्रा में बेकार या जंक DNA भी होता है। वाई गुणसूत्र पिता से नर संतानों में लगभग बिना किसी बदलाव के स्थानांतरित होता है। इसलिए वाई गुणसूत्र से संबंधित जानकारी विशेष रूप से किसी नर संतान की उसके पुरुष पूर्वजों पितृवंश की वंशावली के साथ प्रत्यक्ष संबंध का बेहतर तरीके से वर्णन कर सकती है। एक्स और वाई गुणसूत्र के बीच तुलना। एक्स गुणसूत्र डिम्ब या शुक्राणु दोनों में हो सकता है। वाई गुणसूत्र में केवल शुक्राणुओं में होता है। लंबा होता है, इसमें लगभग 900 प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं। वाई गुणसूत्र में छोटा होता है, इसमें लगभग 100 प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं। ये महिला में XX के युग्म में और पुरुष में एकल रूप में XY के युग्म में होते हैं। ये पुरुषों में एकल रूप में X के साथ Y अर्थात XY के युग्म में होते हैं। ये संपूर्ण मानव जीनोम का 5% हिस्सा होता है। ये संपूर्ण मानव जीनोम का 2% हिस्सा होता है। इसमें XX जीनोटाइप होते हैं, इसमें XY जीनोटाइप होते हैं। मुख्य उपयोग जीनोम सीक्वेंसिंग, स्वास्थ्य, रोगों का पता लगाने में आदि, फोरेंसिक विश्लेषण, DNA फिंगरप्रिंटिंग में सहायक आदि, कृषि एवं फसल किस्म सुधार, वांछित गुणों की पहचान करने में आदि, पर्यावरणीय जीनोमिक्स, आनुवंशिक विविधता को समझने में आदि। मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए प्रमुख पहल मानव जीनोम परियोजना, इसे वर्ष 1990 में प्रारंभ किया गया था तथा वर्ष 2003 में इस कार्यक्रम को पूर्ण कर लिया गया था। इसमें कुल मानव जीनोम के लगभग 92% भाग का अनुक्रमण किया गया। 2022 में टेलोमेर यानी T2T कंसोर्टियम द्वारा संपूर्ण 100% मानव जीनोम का अनुक्रमण कर लिया गया। जीनोम इंडिया परियोजना यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है। इसका लक्ष्य रिफरेंस जीनोम बनाने के लिए पूरे भारत में नागरिकों से 10,000 आनुवंशिक नमूने एकत्र करना है। हाल ही में DBT ने 10,000 मानव जीनोम का अनुक्रमण पूरा करने की घोषणा की। इंडिजन प्रोग्राम, इसे CSIR ने अप्रैल 2019 में शुरू किया था। इसके तहत देश भर से लिए गए 1029 स्वघोषित स्वस्थ भारतीयों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पूरा कर लिया गया है। 3 पेरेंट बेबी सुर्खियों में क्यों? यूके माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट MDT प्रक्रिया की सहायता से एक शिशु का जन्म हुआ। गौरतलब है कि शिशु के जन्म की इस प्रक्रिया में 3 व्यक्तियों, माता पिता और एक महिला दाता के DNA का प्रयोग किया गया था। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिकाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA केवल माता से प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट की कार्यप्रणाली: माता का निषेचित अंडाणु
न्यूक्लियस अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया। और माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए को निकाल कर रख लिया जाता है। दाता का निषेचित अंडाणु स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद दाता के न्यूक्लियर डीएनए को हटाकर नष्ट कर दिया जाता है। दाता का अंडाणु। अब माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए को दाता के अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है। एमडीटी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की यानी आईवीएफ की मदद से गर्भधारण हेतु उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। इसमें माता पिता के जेनेटिक मटेरियल और एक डोनर दाता के माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में रोगग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया में से बदल दिया जाता है ताकि माइटोकॉन्ड्रियल रोग माता से संतान में हस्तांतरित न हो सके। इसे एमडीटी तकनीक का उपयोग करके आईवीएफ के पहले या उसके बाद रोका जा सकता है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहा जाता है। साथ ही 3 व्यक्तियों के शामिल होने के कारण इसे 3 पेरेंट बेबी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। एमडीटी की क्रियाविधि भ्रूण में बायोलॉजिकल माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु तथा डोनर के अंडाणु से प्राप्त माइटोकॉन्ड्रिया शामिल होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन में प्रयोग की जाने वाली आम तकनीकें मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र एमएसटी और प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र पीएनटी माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन में प्रयोग की जाने वाली 2 आम तकनीकें हैं। इन दोनों तकनीकों में न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल और डोनेट किए गए स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग करके अंडाणु या भ्रूण तैयार किए जाते हैं। मुख्य उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट एमडीटी आनुवंशिक सुधार। उन महिलाओं को बायोलॉजिकल संतान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है जिनके अंडाणुओं की गुणवत्ता निम्न स्तर की है। जनन संबंधी स्वतंत्रता। ऐसी महिला कपल्स सेम सेक्स फीमेल कपल्स को लाभान्वित कर सकता है जो आनुवंशिक रूप से दोनों से संबंधित संतान प्राप्त करने हेतु इच्छुक हैं। संबंधित घटनाक्रम कोशिका मुक्त डीएनए सीएफ डीएनए न्यूक्लिक सेल फ्री डीएनए न्यूक्लिक एसिड के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये कोशिकाओं से निकलते हैं तथा कोशिका के बाहर प्लाज्मा मूत्र और प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के रूप में शरीर के तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। ऑटो इम्यून रोग कैंसर जैसे रोग की स्थितियों में रक्त में कोशिका मुक्त डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। सेल फ्री डीएनए के उपयोग इससे भ्रूण में आनुवंशिक विषमताओं का पता लगाया जा सकता है। यह कैंसर का शीघ्र पता लगाने, निदान तथा उपचार में सहायक हो सकता है। अंग प्रत्यारोपण के बाद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की निगरानी करने और बायोमार्कर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर मोटर शोधकर्ताओं ने एक नई तरह की मॉलिक्यूलर मोटर की खोज की है जिसे मोटर प्रोटीन भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर मोटर कोशिका के भीतर मौजूद काफ़ी महत्वपूर्ण मॉलिक्यूलर मशीनें होती हैं। ये एटीपी नामक मॉलिक्यूल में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती हैं। स्टेम सेल्स सुर्खियों में क्यों? वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्टेम सेल्स का उपयोग करके विश्व के पहले कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचनाओं का विकास किया है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण कैसे किया जाता है? मरीज का पूर्व उपचार किया जाता है ताकि उसके अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को रक्त धाराओं में प्रवेश कराया जा सके। फिर मरीज के शरीर से ब्लड स्टेम सेल को प्राप्त किया जाता है। रक्त के नमूनों से स्टेम सेल को निकालकर अलग किया जाता है। शेष रक्त को मरीज के शरीर में वापस चढ़ा दिया जाता है।
तीसरा, ज़रूरत पड़ने तक स्टेम सेल को फ्रोजन रखा जाता है। विगलित स्टेम सेल को वापस मरीज के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। पाँचवा, अस्थिमज्जा को नए सिरे से रक्त कणिकाएं बनाने में मदद के लिए मरीज को सहायक चिकित्सा प्रदान की जाती है। खोज के बारे में, ये सिंथेटिक भ्रूण मानव विकास के प्रारंभिक चरणों के प्राकृतिक भ्रूणों के समान प्रतीत होते हैं। हालांकि इन कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचनाओं में धड़कते हृदय या मस्तिष्क के विकास का अभाव है, परंतु इनमें ऐसी कोशिकाएं जरूर हैं जो गर्भधान, अर्पित कोष और भ्रूण का रूप ले सकती हैं। सिंथेटिक भ्रूण के लाभ, यह मॉडल वैज्ञानिकों को आनुवंशिक विकारों के प्रभाव को समझने में मदद करेगा। यह बार बार होने वाले गर्भपात के पीछे के जैविक कारणों को समझने में मदद करेंगे। इससे विकासशील भ्रूण पर आनुवंशिक, एपिजेनेटिक और पर्यावरणीय प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। यह अनुसंधान वैज्ञानिकों को मानव विकास के छुपे हुए रहस्यों को समझने में मदद करेगा। परीक्षण करके गर्भावस्था का पता लगाने से पहले की अवधि को BBHD कहते हैं। स्टेम सेल के बारे में, स्टेम सेल कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं। स्टेम सेल्स विकसित होकर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई विशेष कोशिकाओं की जगह ले लेती हैं। इस प्रकार स्टेम कोशिकाओं द्वारा शरीर को नई कोशिकाएं प्रदान की जाती हैं। इन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाने वाले इनके दो अद्वितीय गुण निम्नलिखित हैं। ये नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए बार बार विभाजित हो सकती हैं। विभाजित होने पर ये शरीर को बनाने वाली अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। पुनर्योजी चिकित्सा अनुसंधान में भ्रूण, वयस्क और इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं जैसी स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। पुनर्योजी चिकित्सा मानव शरीर की सामान्य गतिविधि को पुनर्बहाल करने या स्थापित करने के लिए मानव कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को बदलने या पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। स्टेम सेल्स के उपयोग, रोग की प्रकृति को समझना। SCT में किसी निश्चित बीमारी के इलाज हेतु क्षतिग्रस्त ऊतकों में नई स्टेम सेल्स का प्रत्यारोपण किया जाता है। यह प्रत्यारोपण दो तरीकों से हो सकता है। ऑटोलॉगस प्रत्यारोपण, इसमें रोगी की स्वयं की स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है। एलोजेनिक प्रत्यारोपण, इसमें दाता से प्राप्त स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है। विष विज्ञान, दवा के दुष्प्रभाव। दवा का मरीजों पर प्रत्यक्ष परीक्षण करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। भारत में ICMR ने नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2017 जारी किया है। इसका उद्देश्य स्टेम सेल अनुसंधान के लिए दिशा निर्देशों के माध्यम से स्टेम सेल अनुसंधान के नैतिक और वैज्ञानिक परिचालन को संभव बनाना है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं प्रदान करने की क्षमता के आधार पर स्टेम कोशिकाओं का वर्गीकरण। टोटिपोटेंट, ये सभी 3 एम्ब्रियोनिक जर्म परत और बहिर्भ्रूणीय ऊतक बना सकती हैं। निर्विवाद रूप से ज्ञात एकमात्र टोटिपोटेंट कोशिका युग्मनज है। प्लूरिपोटेंट, ये सभी 3 एम्ब्रियोनिक जर्म परतों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बहुवंशक्रम निर्मित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिकाएं। मल्टीपोटेंट, ये आमतौर पर एक ही एम्ब्रियोनिक जर्म परत से कम 2 अलग अलग वंशक्रम निर्मित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स रक्त वंशक्रम में से विविध रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद, लाल और प्लेटलेट्स को जन्म देती हैं। यूनिपोटेंट, यह केवल एक प्रकार की कोशिका ही निर्मित कर सकती है, लेकिन इसमें स्वनवीनीकरण का गुण होता है। यह गुण इसे गैर स्टेम सेल्स से अलग करता है। उदाहरण के लिए त्वचा की कोशिका।
नोट: इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आईपीएस सेल वयस्क कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाई जाती है। संबंधित घटनाक्रम: काईमेरा: चीन के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल के प्रयोग से विश्व में पहली बार काईमेरिक बंदर के जीवित जन्म में सफलता प्राप्त की। काईमेरा ऐसे एकल जीव होते हैं जो आनुवंशिक रूप से विभिन्न प्राणियों की कोशिकाओं जीनोटाइप से बने होते हैं। काईमेरा के मुख्य प्रकार प्राकृतिक जंतु जगत में मनुष्यों सहित काईमेरिज्म के कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए भ्रूण की आनुवंशिक सामग्री के अंश बच्चे के जन्म के कई वर्षों बाद माता के ऊतकों में देखे जाते हैं। यह माइक्रो काइमेरिज्म का उदाहरण है। कृत्रिम: इसे स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण या बोन मैरो प्रत्यारोपण के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। कार्ट सेल थेरेपी सुर्खियों में क्यों? हाल ही में नेक्स कार 19 की मदद से कैंसर के एक मरीज का इलाज किया गया। नेक्स कार 19 भारत की पहली स्वदेशी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल कार्टी सेल थेरेपी है। अन्य संबंधित तथ्य: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को मंजूरी दी है। इसे इम्यूनो एडॉप्टिव सेल थेरेपी कंपनी ने विकसित किया है। यह कंपनी आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से स्थापित की गई है। सीडीएससीओ केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। इसकी स्थापना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत की गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के निर्वहन करता है। प्रमुख कार्य: दवाओं के आयात पर विनियामकीय नियंत्रण, नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी देना आदि। कार टी सेल थेरेपी से जुड़े अन्य तथ्य: कार टी सेल थेरेपी सेलुलर इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक नया प्रकार है। इसमें उपचार के लिए टी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। इस उपचार विधि में टी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद ये परिवर्तित कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट कर देती हैं। टी कोशिकाएं प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये संक्रमण पैदा करने वाले रोगजनकों, वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी तथा कैंसर कोशिकाओं जैसी हानिकारक कोशिकाओं को पहचान कर उन पर हमला करती हैं। कार टी कैसे कार्य करती है? पहला, शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहयोग करने वाली श्वेत रक्त कोशिका को प्राप्त करने के लिए रोगी से रक्त का नमूना लिया जाता है। इस श्वेत रक्त कोशिकाओं को टी कोशिका कहा जाता है। प्रयोगशाला में आनुवंशिक संशोधन के जरिए टी कोशिकाओं में काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स नामक प्रोटीन शामिल किया जाता है। प्रयोगशाला में लाखों की संख्या में कार टी कोशिकाओं की प्रतिरूप निर्मित किए जाते हैं। इसके बाद इन्हें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कैंसर से पीड़ित रोगी के शरीर में पहुंचाया जाता है। चौथा, ये संशोधित कार टी कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उनसे जुड़ जाती है। इसके बाद कार टी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट कार 19 कैप्टाजीन ऑटोल्यूस के बारे में। इस थेरेपी को उन कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो CD19 प्रोटीन की बनी होती हैं। बी लिम्फोसाइट्स या बी कोशिकाएं के लिए कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में CD19 प्रोटीन एक बायोमार्कर या संकेतक के रूप में कार्य करता है।
बायोमार्कर एक मापने योग्य जैविक संकेतक होते हैं। ये शरीर में होने वाली सामान्य जैविक प्रक्रियाओं, रोग के बढ़ने या चिकित्सा के प्रभाव को दर्शाते हैं। इस थेरेपी से बी सेल लिम्फोमा और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का उपचार किया जाएगा। कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए रोगी की टी कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है, जबकि कीमोथेरेपी में दवाओं का उपयोग किया जाता है। लाभ: उच्च सटीकता, एकल या कुछ एक इन्फ्यूज़न आधारित उपचार, व्यक्तिगत उपचार, कार-टी थेरेपी अपनाने में चुनौतियाँ। यह कार-टी कोशिकाओं के प्रसार का कारण बनता है, जिससे साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम हो जाता है। जब रक्त प्रवाह में प्रचुर मात्रा में साइटोकिन्स स्रावित होने लगता है तो उसे CRS कहा जाता है। इससे तीव्र प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। साइटोकिन्स सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन साइटोकिन का अति उत्पादन एक ऐसी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कारण बनता है जो अंगों, विशेष रूप से फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। साइटोकिन स्टॉर्म किसी संक्रमण, ऑटो इम्यून स्थिति या अन्य बीमारी के परिणाम स्वरूप हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल विषाक्तता भी एक अन्य चुनौती है। संबंधित अवधारणा: लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो रक्त में प्रवाहित होती हैं। ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लिम्फोसाइट्स के दो मुख्य प्रकार हैं, टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं। टी कोशिकाएं हमारे शरीर पर हमला करने वाले बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। इसके अलावा ये कोशिकाएं एक जैविक पदार्थ साइटोकिन्स का भी उत्पादन करती हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्य भागों को सक्रिय करने में मदद करते हैं। बी कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडी अणुओं का उत्पादन करती है। ये एंटीबॉडी हमलावर वायरस या बैक्टीरिया की पहचान करके उन्हें नष्ट कर सकती है। ये कोशिकाओं के बाहर रोगाणुओं पर हमला करती है। ये दोनों अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न और परिपक्व होती हैं। ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी किसी विशेष एंटीजन पर निर्देशित प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं हैं के लिए उत्तरदायी हैं। संबंधित घटनाक्रम: ऊतक अभियांत्रिकी, टिश्यू इंजीनियरिंग। CDSCO ने त्वचा के घावों को ठीक करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहले पशु व्युत्पन्न ऊतक अभियांत्रिकी स्कैफोल्ड को मंजूरी दी है। ऊतक अभियांत्रिकी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का विषय है। इसका संबंध शरीर के बाहर ऊतकों या कोशिकीय उत्पादों को बनाने या शरीर के भीतर क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने से है। ऊतक अभियांत्रिकी वैकल्पिक ऊतकों को विकसित करने और या शरीर के भीतर ही ऊतकों के पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए कोशिकाओं, स्कैफोल्ड्स और वृद्धि कारकों को संयुक्त करती है। कृत्रिम त्वचा और उपास्थि अभियांत्रित ऊतकों के उदाहरण हैं कैंसर कोशिकाओं के लिए किल स्विच। किल स्विच क्या है? वैज्ञानिकों ने एक किल स्विच की खोज की है। यह कैंसर कोशिकाओं को मार सकता है। वैज्ञानिकों ने CD95 रिसेप्टर पर एक महत्वपूर्ण एपिटोप की पहचान की है जो कैंसर कोशिकाओं को मार सकता है। एपिटोप प्रोटीन का वह हिस्सा है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए बड़े प्रोटीन को सक्रिय कर सकता है। CD95 रिसेप्टर्स एक संकेत भेजते हैं जिससे कैंसर कोशिकाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं। CD95 रिसेप्टर्स को फस भी कहा जाता है। भविष्य की कैंसर दवाएं कैंसर ट्यूमर के खिलाफ प्रभावी बनाने के लिए इन CD95 रिसेप्टर्स की गतिविधि को बढ़ा सकती है।
अभी कैंसर का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन की सहायता से किया जाता है। डाइवर्स एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप, डीप। डीप क्या है, सुर्खियों में क्यों है? CSIR कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र डाइवर्स एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप परियोजना पर विश्व के अनुसंधान समूहों के साथ सहयोग कर रहा है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? यह एपिडेमियोलॉजी का एक भाग है। एपिडेमियोलॉजी में किसी आबादी में स्वास्थ्य एवं रोगों से संबंधित पैटर्न और कारकों का परीक्षण किया जाता है। एपिजेनेटिक्स इस बात का अध्ययन है कि आपके व्यवहार और परिवेश में आने वाले बदलाव आपके जीन के काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आनुवंशिक परिवर्तनों के विपरीत एपिजेनेटिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, यानी वापस सामान्य स्थिति में आया जा सकता है। ये परिवर्तन डीएनए अनुक्रम को नहीं बदलते हैं, हालांकि ये शरीर द्वारा डीएनए अनुक्रम को समझने के तरीके को जरूर बदल सकते हैं। एपिजेनेटिक बदलाव का एक सामान्य उदाहरण डीएनए मिथाइलेशन है। इस बदलाव के तहत डीएनए अणु में मिथाइल समूह जुड़ जाता है। जीन प्रमोटर क्षेत्र में डीएनए मिथाइलेशन का उच्च स्तर जीन को सुप्त निष्क्रिय कर सकता है। इससे जीन को इसका कार्य करने से रोका जा सकता है। इसे जीन साइलेंसिंग कहते हैं। यह डीएनए मिथाइलेशन। डीप प्रोजेक्ट के बारे में, यह 5 वर्षीय परियोजना है। इसका नेतृत्व लंदन के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और भारत में CSIR CCMB की शोधकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। SIR वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। इसके अध्यक्ष भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। डीप प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों है? अब तक लोगों के स्वास्थ्य पर किए गए अधिकतर अनुसंधान यूरोपीय मूल के श्वेत लोगों से एकत्र किए गए डेटा पर आधारित हैं। इस डेटा के साथ समस्या यह है कि विश्व के अधिकतर आबादी समूह के स्वास्थ्य से संबंधित सभी डेटा उपलब्ध नहीं है। साथ ही विश्व के कई समुदायों के स्वास्थ्य का बेहतर ढंग से अध्ययन नहीं हो पाया है। जीन साइलेंसिंग, यह उपचार की एक नई तकनीक है। इसमें कुछ बीमारियों से जुड़े विशिष्ट जीन्स को सप्रेस या साइलेंस करके बीमारी को नियंत्रित करने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है किसी विशिष्ट जीन के मैसेज को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करना, जो अन्यथा अवांछित प्रभाव को सक्रिय कर सकता है। प्रक्रिया, यह प्रोजेक्ट अफ्रीकी, एशियाई तथा उत्तर और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपों की उन आबादी समूहों पर जीनोमिक डेटासेट तैयार करेगी जिन पर आनुवंशिक डेटा उपलब्ध नहीं है। दुनिया भर से लोगों के डीएनए मिथाइलेशन डेटा और स्वास्थ्य संबंधी मापकों का विश्लेषण करके डीप प्रोजेक्ट स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारणों और कार्यप्रणाली की पहचान करेगी। महत्व, विविध आबादी समूहों में गैर संचारी रोगों के पीछे की आनुवंशिकी को समझने का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित घटनाक्रम, जेनेटिक मार्कर्स। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स या आनुवंशिक मार्कर्स की पहचान की है, जो समय से पहले बच्चों के जन्म यानी प्री मैच्योर बर्थ से संबंधित हैं।
ये वैज्ञानिक गर्भइनी कार्यक्रम में काम कर रहे थे। गर्भइनी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित एक पहल है। इसका उद्देश्य बच्चों के समय से पहले जन्म लेने के जैविक और गैर जैविक जोखिमों को स्पष्ट करना है। गुणसूत्र पर ज्ञात स्थान वाले विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को जेनेटिक मार्कर्स कहा जाता है। ये गुणसूत्रों के आपसी लिंकेज और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए आवश्यक साधन होते हैं। इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डीएनए के एक विशिष्ट खंड की लाखों में से अरबों प्रतियां तेजी से निर्मित प्रबंधित करने की प्रयोगशाला आधारित एक तकनीक है। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। राष्ट्रीय अब इसमें पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में एनक्यूएम की मिशन गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एनक्यूएम की कार्यान्वयन रणनीति और समय सीमा के साथ मिशन कोऑर्डिनेशन सेल के गठन पर भी चर्चा की गई। मिशन कोऑर्डिनेशन सेल एमसीसी के बारे में एमसीसी की स्थापना एनओएम के लिए एक समन्वय एजेंसी के रूप में की जाएगी। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मिशन सचिवालय के साथ समन्वय में काम करेगा। यह मिशन प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत कार्य करेगा। वर्ष 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की थी। इसके तहत लगभग 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्यूबिट जैसे क्लासिकल या पारंपरिक कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन की मूल इकाई बाइनरी बीट होती है, ठीक वैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन की मूल इकाई क्यूबिट या क्वांटम बीट या 0 और 1 की संयुक्त अवस्था। फिजिकल बनाम लॉजिकल क्यूबिट। फिजिकल क्यूबिट क्वांटम इंफॉर्मेशन का भौतिक वाहक होता है। यह 2 अवस्थाओं वाली क्वांटम प्रणाली के रूप में व्यवहार करता है। इसका उपयोग कंप्यूटर प्रणाली के घटक के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु ऊर्जा के कई स्तरों पर अस्तित्व में बना रह सकता है। लॉजिकल क्यूबिट फिजिकल क्यूबिट के समूह हैं जो कंप्यूटेशन के लिए एक साथ काम करते हैं। क्लासिकल बिट्स बिट 1 बिट 2 एम्प्टी 0 फील्ड 1 हेड 0 टेल 1। क्वांटम बिट्स क्यूबिट्स क्यूबट 1 शून्य का 1/3 और 1 या 2/3 0 या हेड आने की 50% संभावना, 1 या टेल आने की 50% संभावना। प्रमुख सिद्धांत सुपर पोजिशन। यह क्वांटम कण सुपरपोजिशन यह क्वांटम कण की एक ही समय में कई अवस्थाओं में होने की क्षमता को दर्शाता है जब तक कि इसे मापा नहीं जाता है। एंटेंगलमेंट यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्वांटम कण इस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं कि स्वतंत्र रूप से उनकी व्याख्या करना असंभव हो जाता है। उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास आधारित गतिविधियों को सहायता प्रदान करना, उन्हें बढ़ावा देना और विस्तार करना। कार्यान्वयन एजेंसी इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत डीएसटी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। मिशन की अवधि इस मिशन को 2023 से 2031 तक संचालित किया जाएगा। लक्ष्य
मिशन के तहत 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। अन्य देशों के साथ लंबी दूरी तक सुरक्षित क्वांटम संचार सुनिश्चित करने के साथ साथ देश में 2000 किलोमीटर की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करना है। इसके अलावा 2000 किलोमीटर से अधिक के दायरे में इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन स्थापित करना है। ओकेडी दो पक्षों को सुरक्षित तरीके से जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है। इस क्षेत्र से संबंधित में शीर्ष शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े राष्ट्रीय संस्थानों में 4 थीमेटिक हब टी हब की स्थापना, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री और उपकरण। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में क्वांटम प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग करना है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तर पर पदार्थ तथा ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करते हैं। यह पारंपरिक भौतिकी से अलग है जिसमें कोई वस्तु एक समय में एक ही स्थान पर मौजूद हो सकती है। उदाहरण के लिए द्विधारी भौतिक अवस्था 1 या 0। क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लासिकल कंप्यूटिंग, विद्युत मैग्नेटिक सिग्नल्स, तापमान परिवर्तन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान जैसे शोर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के चलते उच्च त्रुटि दर की संभावना होती है। क्लासिकल कंप्यूटिंग, इससे कम त्रुटि दर होती है और यह कमरे के तापमान पर काम कर सकता है। यह 0 और 1 को एक साथ प्रतिनिधित्व करते हुए क्यूबिट पर गणना करता है। यह ट्रांजिस्टर्स पर गणना करता है जो 0 या 1 का प्रतिनिधित्व कर सकता है। क्यूबिट की संख्या के अनुपात में ऊर्जा की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ती है। ट्रांजिस्टर की संख्या के साथ साथ 1:1 के संबंध में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है। यह ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, डेटा विश्लेषण और सिमुलेशन जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त है। यह प्रोसेसिंग से जुड़े रोजमर्रा के अधिकांश कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। मुख्य उपयोग: क्वांटम प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रणालियों के लिए मैग्नेटोमीटर। वस्तुतः मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और दिशा को मापने वाला उपकरण है। सटीक समय संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु घड़ियाँ। क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिए सुपर कंप्यूटर्स जैसी क्वांटम सामग्रियों के डिजाइन करने एवं उनको मूर्त रूप देना। क्वांटम संचार, सेंसिंग और मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी संबंधी उपयोगों के लिए सिंगल फोटॉन सोर्स डिटेक्टर तथा एंटीगल्ड फोटॉन सोर्स। उदाहरण के लिए क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन। संबंधित अवधारणाएं: क्वांटम सुसंगतता, यह बाहरी व्यवधान या अंतःक्रियाओं से प्रभावित हुए बिना समय के साथ बेहतर रूप से क्वांटम स्थिति बनाए रखने की क्वांटम प्रणाली संबंधी क्षमता को संदर्भित करती है। क्लासिकल फिजिक्स में घर्षण, गर्मी और अन्य बाहरी व्यवधानों के प्रभाव के कारण सिस्टम समय के साथ सुसंगतता खो देते हैं। यह गुण विभिन्न क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है। यह एंटेंगलमेंट अवस्थाओं और सुपरपोजिशन के सृजन एवं उसमें हेरफेर को सक्षम बनाता है जो कई क्वांटम एल्गोरिदम और प्रोटोकॉल का आधार हैं।
क्वांटम सुप्रीमेसी, यह अप्रत्याशित गति से पहले असंभव मानी जाने वाली कैलकुलेशन करके क्लासिकल कंप्यूटर्स की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर के प्रभुत्व और लाभ का प्रयोगात्मक प्रदर्शन को संदर्भित करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विनियमन और उपयोग। सुर्खियों में क्यों? यूनाइटेड किंगडम में लंदन के पास बर्किंघम शायर के ब्लेचले पार्क में विश्व का पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अलावा इस सम्मेलन में ब्लेचले घोषणा पत्र को अपनाया गया। ब्लेचले घोषणा पत्र के बारे में। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संबंधी सुरक्षा पर दुनिया का पहला समझौता है। इसमें AI से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए मिलकर करने का संकल्प लिया गया है। इस घोषणा पत्र पर यूरोपीय संघ तथा 28 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत भी इसका हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में। AI एक मशीन की उन संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता है जिन्हें हम मानव मस्तिष्क की सहायता से करते हैं। उदाहरण के लिए विचार करना, तर्क करना, सीखना, समस्या हल करना आदि। इसके अलग अलग प्रकार हैं। जनरेटिव AI या डीप लर्निंग मॉड्यूल, जैसे कि ओपन AI का ChatGPT, गूगल का यार्ड मतलब बार्ड, सोरा, डेल ई कृत्रिम भारत का AI मॉडल का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट जैसे टेक्स्ट, स्पीच आदि का सृजन करता है। इसमें एडवांस्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है। GPT जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM से संबंधित है। LLM न्यूरल नेटवर्क पर आधारित मशीन लर्निंग मॉडल है। ट्रांसफार्मर 2 भाग इनकोडर और डिकोडर से मिलकर बना वाला एक न्यूरल नेटवर्क है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। मल्टी मॉडल AI इसके तहत जटिल समस्याओं जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच आदि की समाधान हेतु कई इनपुट्स की क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। फ्रंटियर AI यह अत्यधिक सक्षम जनरल पर्पस AI मॉडल है जो विभिन्न प्रकार के कार्य सबसे उन्नत मॉडल की क्षमताओं में से भी बेहतर करने में सक्षम है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच अंतर। क्षेत्र मशीन लर्निंग क्षेत्र इसके बारे में। मशीन लर्निंग वस्तुतः AI कार्यप्रणाली पर आधारित है। सभी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं होते हैं। डीप लर्निंग एडवांस्ड मशीन लर्निंग की कार्यप्रणाली पर आधारित है। सभी डीप लर्निंग ML होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यह सांख्यिकी एवं गणित के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डीप लर्निंग यह सांख्यिकी और गणित को न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से जोड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ट्रेनिंग ML मॉडल को ML मतलब मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए अपरिष्कृत डेटा से जानकारी को मैनुअल रूप से चुनने और हटाने एवं उनका भारांश निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ती है। डीप लर्निंग में मौजूदा त्रुटियों से फीडबैक का उपयोग करके सेल्फ लर्निंग में सक्षम। आवश्यक संसाधन कम जटिल और डेटा की कम मात्रा। डीप लर्निंग में अधिक जटिल और डेटा का बहुत अधिक मात्रा। AI को विनियमित करने के मुख्य विनियामक की पहल। यूरोपीय संघ ने AI अधिनियम के तहत दुनिया का पहला व्यापक AI कानून बनाने का प्रयास किया है। इस संबंध में ग्लोबल पार्टनरशिप और
ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं को लेकर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों के जरिए एआई संबंधी सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करना है। गौरतलब है कि जीपीएआई एक बहुहितधारक पहल है। भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इंडिया एआई को भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया है। हिरोशिमा एआई प्रोसेस इसे ओईसीडी और जीपीएआई के सहयोग से G7 वर्किंग ग्रुप के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। मुख्य उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य देखभाल, मरीज की देखभाल के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाला क्लिनिकल अनुसंधान जैसे एंटीबायोटिक अबॉर्शन। स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन, पूर्वानुमान मॉडल, कार्यबल का प्रबंधन, रोगों का निदान। मल्टी मॉडल एआई, बिजनेस एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अलग अलग प्रकार की जानकारी का पता लगा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग, टेक्स्ट आधारित विवरण तैयार करना, वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन आदि। कृषि, फसल प्रबंधन का इंटेलिजेंट तरीका, परिशुद्ध कृषि जैसे मॉडल का उपयोग करके। स्मार्ट फार्मिंग, विश्व आर्थिक मंच एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन A14A1 पहल लागू कर रहा है। फ्रॉम गेट टू फोक, मार्केट आधारित इंटेलिजेंस आदि। डेटा उपयोग पर आधारित कृषि। अन्य क्षेत्र, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बिजली की खपत में कमी लाना, कम उम्र वाले युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए युवा एआई, यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद एआई। रक्षा क्षेत्र में निगरानी के लिए अग्नि डी विकसित किया गया है। सेल्फ ड्राइविंग कारों के विकास में और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में। न्यूरल नेटवर्क के बारे में, न्यूरल नेटवर्क एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम या मॉडल होता है। यह मानव मस्तिष्क के समान निर्णय लेता है। इसके लिए यह बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स द्वारा एक साथ मिलकर काम करने के तरीके की नकल करता है, जिसका उपयोग करके मानव मस्तिष्क घटनाओं की पहचान करता है, विकल्पों को समझता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है। प्रत्येक न्यूरल नेटवर्क में नोड्स या कृत्रिम न्यूरॉन्स की परतें होती हैं। एक इनपुट परत, एक या अधिक हिडन परतें और एक आउटपुट परत। न्यूरल नेटवर्क को कभी कभी कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क या सिमुलेटेड न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। न्यूरल नेटवर्क विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आदि।